हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय शामली शर्मा। हम कर रहे हैं +2 का चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके आई गेस 2 to 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज जो है वीडियोस कर रहे हैं। उसमें हम डीएनए का स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिससे प्रूव हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और उसके बाद रेप्लिकेशन का प्रोसेस जिससे डीएनए खुद की कॉपीज बनाता है, फोटोस्टैट कॉपीज बनाता है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस हम कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में उससे नेक्स्ट प्रोसेस हम ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको कवर करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ जो लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में जो डीएनए है वो खुद की कॉपीज बना सकता है। डीएनए जो है उससे आरएनए बन सकता है, और आरएनए से फिर सारी की सारी प्रोटीन्स बनती है। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए मुझे बॉडी में आरएनए बनाना होगा, और इस प्रोसेस को हमने बोला था ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम ये देखेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। इस प्रोसेस को हमने बोला था रेप्लिकेशन, जो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो करेंगे। ठीक है जी। तो ट्रांसक्रिप्शन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल। तो उसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज, डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, पर जो आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा। दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो है उससे आरएनए का स्ट्रैंड नहीं बनता। सिर्फ एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, और उससे आरएनए का स्ट्रैंड बनता है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो है कॉपी होके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो प्रोटीन जो बनेगी उसमें एक साइड उसकी सीक्वेंस करेक्ट होगी और एक साइड उल्टी सीक्वेंस होगी। तो जो है उल्टी सीक्वेंस वाली प्रोटीन जो है वो तो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी। एबनॉर्मल प्रोटीन हमें नहीं बनानी है, हमें सिर्फ एक नॉर्मल प्रोटीन बनानी है। इसलिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, और इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से एक सिंगल प्रोटीन बनेगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब दो जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं उनमें से कोई एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, जिसके अगेंस्ट आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा। दूसरी चीज जो है, डीएनए में आपने पढ़ा था, डीएनए को हमने बोला था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हमने बोला था उसमें 3 चीजें हैं, उसमें शुगर है, उसमें फॉस्फेट है, और उसमें नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक है जी। शुगर में हमने बोला था वहां पे डीऑक्सी राइबोज शुगर है डीएनए में। फॉस्फेट तो ऐसे ही है, और नाइट्रोजनस बेसिस हमने लिखे थे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। जब हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो शुगर है वो होगी राइबोज शुगर, अकेली राइबोज शुगर होगी। फॉस्फेट एज इट इज रहेगा, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह हमारे पास यूरासिल हो जाएगा। तो जहां पे भी एडेनिन जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर बना रहा था थायमिन के साथ, अब वो बनाएगा यूरासिल के साथ इंस्टेड ऑफ थायमिन। ठीक है जी। अब ये पेयरिंग डबल बॉन्ड ही क्यों है, और एडेनिन जो है वो इसी के साथ पेयर क्यों है? इन दोनों में से किसी के साथ क्यों नहीं हुआ, वो आपको जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ा था उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अब जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना है तो डीएनए मॉलिक्यूल कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके 2 स्ट्रैंड हैं एंटी पैरेलल, रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 5' to 3' एंड फ्रॉम 3' to 5'। ठीक है। अब रेप्लिकेशन में भी हमने बोला था जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो एक्चुअल एंजाइम है जो रेप्लिकेशन करवाता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज 5' to 3'। जिसकी वजह से आपको याद हो तो एक लीडिंग स्ट्रैंड बना था और एक लैगिंग स्ट्रैंड बना था, जिसमें फ्रेगमेंट्स में काम हुआ था। आपको पिछले वाली वीडियो में जाके प्रॉपर रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाइड है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो मेन एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन जो करवाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज 5' to
3' वो 5' से लेके 3' वाला स्ट्रैंड जो है आरएनए का बना सकता है। अगर वो 5' से 3' बना सकता है नया स्ट्रैंड, तो मतलब हम टेम्पलेट किसको लेंगे, 3' टू 5' वाले को। तो यहाँ पे 3' टू 5' स्ट्रैंड जो है डीएनए का, वो एज ए टेम्पलेट एक्ट करेगा और इसके अगेंस्ट 5' टू 3' वाला यहाँ पे नया आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, इसलिए इसको हमने लिखा है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान देंगे, दूसरे को मैंने लिखा है कोडिंग स्ट्रैंड। अब ऐसा क्यों लिखा है, 2 मिनट बाद समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे हमने देख लिया डीएनए के ऊपर 3 रीजन्स मैंने मार्क किए। देयर इज अ प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन कौन सा होगा कि कोई सीक्वेंस होगी जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। पॉलीमरेज को कोई जगह तो चाहिए बाइंड करने के लिए। जैसे रेप्लिकेशन में हमने क्या देखा था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, ऐसी एक साइट थी जो डीएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता था, वहां पे जाके वो बाइंड करता था और फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती थी। सिमिलरली यहाँ पे प्रमोटर साइट है जहां पे जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन होगी कहाँ, ये वाले रीजन में, प्रमोटर के बाद वाले में, तो उसको हम स्ट्रक्चरल रीजन या स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, जहां पे एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन होगी। उसके बाद आ जाता है टर्मिनेटर रीजन, जहां पे जब आरएनए पॉलीमरेज पहुंचेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अब ट्रांसक्रिप्शन को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, खत्म कर देना है इस प्रोसेस को, यहां तक ही आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो बनाना है। ठीक है जी। अब डीएनए का ये स्ट्रैंड है 3' टू 5', ये डीएनए का स्ट्रैंड है, जिसके अगेंस्ट आरएनए का नया स्ट्रैंड बनना है 5' टू 3'। करेक्ट, यही हम बोल रहे हैं। अब हम इसको टेम्पलेट ले रहे हैं, पर इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं, जो टेम्पलेट है वही कोड कर रहा है। तो अगर ध्यान दो आप, ये 3' टू 5' है, ये मैं डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड ड्रॉ कर रही हूँ 5' टू 3', क्योंकि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे मैं एक रैंडम सीक्वेंस लिखने जा रही हूँ, बिल्कुल रैंडम, ठीक है, कोई इस तरह से नहीं होती है। तो मान लीजिए ये सीक्वेंस है। अगर ये एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस है डीएनए की, तो दूसरे स्ट्रैंड की क्या होगी ऑटोमेटिकली, TAGGCCAATAGNC। पर इसके अगेंस्ट अगर मैं बनाऊं सीक्वेंस आरएनए की, तो वो क्या बनेगी, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन। ये चीज बनेगी, इसकी ऑपोजिट बनेगी, बस यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल लगेगा क्योंकि ये आरएनए है। अब अगर आप ध्यान दें, इस स्ट्रैंड की सीक्वेंस और इस स्ट्रैंड की सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ जहां पे टी है वहां पे यू लगा हुआ है, अदरवाइज जो सीक्वेंस है वो सारी की सारी एग्जैक्टली सेम है। इसलिए ये स्ट्रैंड जो एक्चुअली नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं कर रहा, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। पर जो एक्चुअल टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके अगेंस्ट आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, वो एक्चुअली नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। तो किसी भी नाम से वहां पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है, जो नॉन टेम्पलेट है, उसको सेंस स्ट्रैंड भी लिखा हो सकता है, और टेम्पलेट या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को नॉन सेंस स्ट्रैंड भी लिखा हो सकता है। तो इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हो, साइमल्टेनियसली वर्ड यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो है जिसके अगेंस्ट आरएनए बन रहा है, जो हमेशा 3' टू 5' वाला ही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5' टू 3' डायरेक्शन में ही आरएनए बना सकता है, और जो उससे ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड होगा वो एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड होगा, क्योंकि जो आरएनए की सीक्वेंस होगी न्यू आरएनए स्ट्रैंड की, वो एग्जैक्टली इसके सिमिलर होगी। ठीक है जी। तो ये 1-2 नंबर में बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है कि डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड की आपको सीक्वेंस दी है, तो आरएनए स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या होगी, या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या होगी, तो वो आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने आने चाहिए।
तो अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना में बेसिक समझ आ गए हैं कि प्रमोटर साइट से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो प्रमोटर साइट स्पेसिफिकली है क्या? प्रमोटर साइट की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है प्रमोटर साइट पे, TATAG, जिसको लर्न हम कर सकते हैं टाटा एट जी, क्योंकि इसको टाटा बॉक्स या फिर प्रिबनाउ बॉक्स भी बोला जाता है। मतलब जहां पे 3-N से स्टार्ट करते हुए उसको ऐसी सीक्वेंस एनकाउंटर होगी, वहां पे जाके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड हो जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होगा। जो प्रोकैरियोट्स हैं, अब आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का फर्क अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप पीछे वाली वीडियो सारे देखते आ रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2 एंड 3, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, बट उसके सब यूनिट्स होते हैं अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड देन सिग्मा। इसमें जो सिग्मा है उसको कोर एंजाइम बोला जाता है और ये सारे को होलो एंजाइम बोला जाता है। वैसे ये सब इतना पूछते नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा बैक्टीरिया में होता है कि अगर बैक्टीरिया को जानना है कि प्रमोटर साइट कौन सी है, पॉलीमरेज कहाँ पे आके लगे, तो एक अलग से फैक्टर जो है वो हेल्प करते हैं। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर जाके प्रमोटर साइट पे लगेगा और पॉलीमरेज जो है वो सिग्मा फैक्टर के पीछे जाएगा कि जहां पे सिग्मा फैक्टर है मुझे वहां पे जाके लगेगा। तो प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा कि 3 के बाद ऐसी सीक्वेंस कहां पे आ रही है जिसको टाटा बॉक्स बोला जाता है, टाटा ATG, ऐसी सीक्वेंस कहां पे आ रही है, वहां पे जाके सिग्मा फैक्टर अटैच हो जाएगा और सिग्मा फैक्टर जहां पे अटैच हुआ है वहां पे पीछे जाके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है जी। अब प्रमोटर उनको पता चल गया, साइट उनको पता चल गई है कि उन्हें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहां से करवानी है, वहां पे जाके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड कर गया। अब आगे क्या करना है, फिर से अगर आपको रेप्लिकेशन वाला याद हो तो यहां से ये डीएनए ड्यूप्लेक्स जो है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसको खोलना पड़ेगा, सिंगल स्ट्रैंड करना पड़ेगा, तभी उसके अगेंस्ट जो है न्यू स्ट्रैंड बन पाएगा। तो अगर आपको वहां पे याद हो हमने कुछ एंजाइम्स लिखे थे, सिमिलर एंजाइम्स यहाँ पे लगेंगे। सबसे पहले था हेलिकेज, जिसको यहाँ पे कई बुक्स में अनवाइंडेज भी बोला है। सेम बात है कि वो डीएनए डबल हेलिक्स को ओपन करवाएगा, ठीक है, जो इस तरह से हेलिक्स बना हुआ है उसे खुलवाएगा। जब वो खुल जाता है तो उसमें टेंशन क्रिएट होती है, ये सब बातें हम रेप्लिकेशन में भी कर चुके हैं। स्ट्रेस क्रिएट होता है जिसको रिलीज करवाने के लिए एंजाइम आता है टोपो आइसोमेरेज, जिसको कई बुक्स में गायरेज भी लिखा होगा। उसके बाद अब क्योंकि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और वो डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में ही स्टेबल है, अगर वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो जब हमने उसका हेलिक्स खोल दिया, अब वो सिंगल स्ट्रैंड है तो वो अनस्टेबल है, बट हमें उसको स्टेबलाइज करके रखना है क्योंकि हमें कुछ प्रोसेस परफॉर्म करवाने हैं। तो वहां पे लगेगी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये तीनों के तीनों एग्जैक्ट एंजाइम, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये रेप्लिकेशन में भी हमने किए थे। तब भी डीएनए को ओपन होना पड़ना था, सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबल करना पड़ना था, स्ट्रेस को रिलीज करना पड़ना था, तभी जो नया डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, वो बन पाया। यहाँ पे भी डीएनए ओपन होगा तो ही उसके आगे नया आरएनए का स्ट्रैंड बन पाएगा। इसके बाद आके लगता है मेन एंजाइम, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है जी, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग है हमने बात कर ली है, तो वो आके लगेगा। अब यहां से अनवाइंड हुआ थोड़ा रीजन और उसके अंदर क्या लगा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए की फॉर्मेशन करवा रहा है फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। देखिए ये 3' वाले
पे मैंने पॉलीमरेज अटैच करवाया है और आरएनए की फॉर्मेशन जो हो रही है, ये नया आरएनए जो बन रहा है ये 5' to 3' बन रहा होगा। ठीक है जी। और सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया, क्यों? क्योंकि सिग्मा का काम सिर्फ इतना था कि पॉलीमरेज को याद करा दे कि तूने यहाँ पे अटैच होना है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करवानी है। जब उसने ऐड करवा दिया, सिग्मा फैक्टर जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद तो ये इनिशिएशन का प्रोसेस है, ये इलोंगेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, बस फर्क इतना है कि थायमिन की जगह यूरासिल आएगा, बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम रहेंगे। उसके बाद टर्मिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है बैक्टीरिया में, एक रो फैक्टर लगता है। टर्मिनेटर साइट बनाई थी हमने वहां पे, अभी जब पीछे वाली डायग्राम बनाई थी, तो जब टर्मिनेटर साइट आ जाती है वहां पे एक रो फैक्टर प्रेजेंट होगा। रो फैक्टर ढूंढेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे ट्रांसक्रिप्शन रोक देनी है, इसके आगे आरएनए की फॉर्मेशन नहीं करवानी है। जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रो फैक्टर को एनकाउंटर करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप कर देना है, इससे आगे आरएनए की फॉर्मेशन मुझे नहीं करवानी है। तो अब क्या हुआ, रो फैक्टर ने उसको पकड़ लिया पॉलीमरेज को, अब इससे आगे जो है आरएनए नहीं बनेगा, जितना आरएनए बना है उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब ये जो आरएनए बना है इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, या फिर इसको HNRNA भी बोला जाता है, दैट इज हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। और ये जो आरएनए है ये भी प्री मेच्योर है, मतलब अभी ये पूरा बना नहीं है। जो नॉर्मल आरएनए मॉलिक्यूल होता है उससे ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें कुछ हम प्रोसेसिंग करेंगे, फिर ये रेडी होगा, एक प्रॉपर आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा। फिर वो आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे जाने के लिए रेडी होगा। तो अब हम करने वाले हैं इसकी प्रोसेसिंग। उससे पहले हम सारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए सबसे पहले प्रमोटर साइट को जानना पड़ेगा कि प्रमोटर साइट कहाँ है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है वो हमें कैसे पता चलेगी। 3' से जाते जाते हमारे पास जब ये सीक्वेंस आएगी, टाटा बॉक्स जब आएगा, तब मतलब प्रमोटर साइट आ चुकी है। वहां पे जाके आरएनए पॉलीमरेज रिस्पेक्टिव प्रोकैरियोट यूकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड होंगे। वहां पे हेलिकेज जो है वो डबल हेलिक्स को ब्रेक करेगा डीएनए की। टोपोआइसोमेरेज जो है वो स्ट्रेस या टेंशन रिलीज करेगा। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो दो जो अब सेपरेट हो गए हैं डीएनए के स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेगा। फिर वहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है लग के आरएनए की फॉर्मेशन करवाएगा फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। नया आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा तो लास्ट पे टर्मिनेटर साइट पे कुछ फैक्टर्स लगे होंगे जिससे आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाएगा कि अब उसे वहां पे आरएनए फॉर्मेशन स्टॉप करवा देनी है। अब जो आरएनए रिलीज हुआ है उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। इसकी हम कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और फिर ये मैच्योर आरएनए बनके तैयार होगा जो आगे प्रोटीन्स बना सकता है। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब जो हमारे पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है 5' to 3', ये बहुत लंबा सा है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कुछ ब्लू रीजन्स हैं और कुछ रेड रीजन्स बनाए हुए मैंने। तो ब्लू रीजन्स को एक्सॉन्स बोला जाता है, जो एक्चुअली कोडिंग रीजन्स है, मतलब जो आगे जाके प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाएंगे, ठीक है जी। इंट्रॉन्स जो है रेड कलर में वो नॉन कोडिंग रीजन है, मतलब इनका कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस में रोल नहीं है, तो ये एक्चुअली मुझे आरएनए मॉलिक्यूल में चाहिए नहीं, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंट्रॉन्स को रिमूव कराना है। अब यहाँ पे तो छोटा सा ही दिखाया, तो 3 इंट्रॉन्स दिख रहे हैं, वैसे ज्यादा होते हैं। तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कुछ प्रोटीन्स लगती हैं जिनको हम बोलते हैं SNRNPs, जिनकी फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। इनको शॉर्ट फॉर्म में स्नर्प्स भी लिखा हो सकता है। और अगर हम पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्योंकि इसमें काफी सारे सब यूनिट्स होते हैं, तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बोला जाता है सारे सब यूनिट्स को मिला के, ठीक है जी। तो ये स्नर्व्स या ये प्रोटीन्स जो है ये यहाँ पे इंट्रॉन्स पे आके अटैच होती हैं और ये इंट्रॉन्स को
क्लिप की तरह रिमूव करवा देती है, क्लिप की फॉर्म में निकाल के और बिल्कुल ही रिमूव करा देती है। अब नेक्स्ट में हुआ क्या, 5' to 3' स्ट्रैंड इसी तरह है और उसमें जो रेड रीजन्स है, इंट्रॉन्स रीजन्स है, जो नॉन कोडिंग रीजन है, वो रिमूव हो गए। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जो है काफी बार पूछा जाता है स्कूल्स में भी कि स्प्लाइसिंग का प्रोसेस क्या है। तो इट इज अ प्रोसेस वेयर इंट्रॉन्स और नॉन कोडिंग रीजन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, right, with the help of SNRNPs or spliceoso complex। पर अभी भी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है, क्योंकि जो 5' और 3' है वो भी ऐसे ही एक्सपोज पड़े हैं, ठीक है, उन पे कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ, कोई टोपी नहीं पहनाई हुई है, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, जो एंड है वो ऐसे ही एक्सपोज है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, कैपिंग, कैप पहनाई जाएगी 5' एंड पे, ठीक है जी। कैपिंग का प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में 3 प्रोसेसेस आएंगे। सबसे पहले होगी स्प्लाइसिंग, इनकी शफलिंग भी हो सकती है, कहीं जगह पहले कैपिंग दिखाई हो सकती है, फिर स्प्लाइसिंग दिखाई हो सकती है, डजंट मैटर, तीनों प्रोसेस होने ही होने हैं, फिर ही जो है वो फाइनल प्रोसेसिंग होगी। तो अब दूसरी चीज हम करवा रहे हैं कैपिंग, एक कैप ऐड करवा रहे हैं 5' एंड पे, और वो कैप जो है वो किस चीज का है, वो कैप है 7 मिथाइल गोनिन का, एक गोनिन मॉलिक्यूल जिसके 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप लगा हुआ है, वैसा गोनिन हम 5' एंड पे ऐड करवा देंगे, जो एज अ कैप ऐड करेगा, एक्ट करेगा, जो एज अ कैप एक्ट करेगा और 5' एंड को बहुत ही प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखेगा। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, तीसरा स्टेप प्रोसेसिंग का, दैट इज टेलिंग। अब एक टेल ऐड करवानी है, पूंछ ऐड करवानी है, तो वो कहां पे ऐड होगी, लास्ट में, दैट इज 3' एंड पे। वो टेल जो ऐड होती है वो टेल बोलते हैं पॉली ए टेल। पॉली ए मतलब अराउंड 200 एडेनिन मॉलिक्यूल्स जो है वो 3' एंड पे ऐड किए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 प्रोसेस होने के बाद हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मैच्योर आरएनए बन चुका है। ये वाला आरएनए जिसमें बीच में सिर्फ एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन्स रिमूव करवा दिए हैं, जिसके 5' एंड पे 7 मिथाइल गोनिन का कैप लगा है और जिसके 3' एंड पे अराउंड 200 एडेनिन मॉलिक्यूल लगे हैं, ऐसे एक आरएनए मॉलिक्यूल को हम एक मैच्योर आरएनए मॉलिक्यूल, एक एमआरएनए कंसिडर कर सकते हैं, जो फ्यूचर में जाके ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है जी। तो प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स हम पढ़ते हैं, स्प्लाइसिंग जिसमें हम नॉन कोडिंग रीजन इंट्रॉन्स को रिमूव कराते हैं SNRNPs की हेल्प से, कैपिंग जिसमें हम 5' एंड पे 7 मिथाइल गोनिन का कैप ऐड कराते हैं, और टेलिंग जिसमें हम 3' एंड पे अराउंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ एडेनिन ऐड करवा देते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद ये आरएनए बिल्कुल तैयार है, वो नेक्स्ट वीडियो में इससे हम कैसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेंगे वो पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके लिए आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बहुत अच्छे से आता होना चाहिए, नहीं तो आपको वो बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। तो इसलिए आप ये वीडियो बार बार देख के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।